बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर बेल स्टेज पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में अगर मुद्दई विक्टिम कोई सुलह कर लेता है तो उसका बेल स्टेज पे सुलह होने के बाद इफेक्ट क्या होगा ट्रायल पे। इस पे एक व्यू ये था कि वंस कंप्रोमाइज इज इफेक्टेड दैट विल बी ऑलवेज कंप्रोमाइज। ये कुछ अथॉरिटीज ये थी। कुछ ये व्यू था कि नहीं, अगर बेल स्टेज पे होता है और वो विक्टिम या जिसने कंपाउंड किया है वो ट्रायल स्टेज पे रिजाइल कर जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। इस पे दो व्यू आए, मुख्तलिफ व्यू आए। पहला व्यू ये था कि वंस कंप्रोमाइज फॉर एवर कंप्रोमाइज, लेकिन फिर दूसरा व्यू आया, आसिफ सईद खोसा साहब ने इस पे कंसिस्टेंट एक व्यू दिया सारी अथॉरिटीज़ को डिस्कस करके, और व्यू ये था, वो दो अथॉरिटीज़ जो हैं वो अलग-अलग मैं आपको इसके बाद दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में 345 के तहत होती है, कंपाउंड होता है। 345(1) में वो ऑफेंसेस कॉलम में दिए गए हैं जो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उनके आगे वो विक्टिम है जो उनको कंपाउंड कर सकते हैं, और 345(2) में वो हैं कि जिनमें कोर्ट की परमिशन रिक्वायर है, और 345(7) में है कि नो ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब 307 जो है वो करती है, इस पे पाबंद करती है कि अगर किसी भी शक्ल में किसी भी तरह अगर कंपाउंड होता है, सुलह होती है और उसमें इफेक्ट अदालत की परमिशन के बगैर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हो नहीं सकती। अब ये सूरत हाल थी कि बेल स्टेज पे जब कंप्रोमाइज़ हुआ तो उस वक्त कोर्ट के सामने केस नहीं था। जब कोर्ट के सामने केस नहीं था तो फिर कोर्ट उसको किस तरह कॉग्निजेंस ले सकती है। अब इस तरह ये डिसाइड किया गया, दो केसेस हैं जिनके लीडिंग केसेस हैं जिनकी मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर दूं। नंबर एक, पहला केस जो है इस पे जिस पे अदालत ने अपना व्यू दिया वो है केस 1998 SCMR 466 2 मेंबर बेंच का है। ये सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह वैसे साबिर हुसैन शाह, और इसके बाद लीडिंग जो अथॉरिटी आई 2005 SCMR 1345। इनमें डिस्कस यही किया गया कि 345(2) का इफेक्ट, 345(1) का इफेक्ट और 345(7) का इफेक्ट है कि ऑफेंसेस में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब 345(6) के तहत कंप्रोमाइज में इक्विटल होगी अगर ये कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अब कंप्रोमाइज क्या है कि जो ऑफेंसेस मतलब मर्डर है तो वे परमिशन कोर्ट की दरकार है, उसकी कोर्ट की परमिशन के बगैर वो नहीं हो सकता। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उस सूरत में 345(7) के तहत कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बेल स्टेज पे जो कंप्रोमाइज हुआ है वो बेल स्टेज की हद तक होगा, वो कंप्रोमाइज आगे नहीं होगा। अब सेकंड कंप्रोमाइज की क्या सूरत हाल है कि अगर मुलजिम कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्शन के बाद उसका कंप्रोमाइज किस तरह होगा। वो कन्विक्शन के बाद अगर उसकी रवियन लाई कर गई है या अपील लाई करती है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर अपीलेंट या रवीनल कोर्ट उसकी परमिशन देगी और फिर उसका कंप्रोमाइज आके डिसाइड होगा कि किस तरह होना है। फिर इसमें कुछ लियोनाटिक हैं, कुछ अंडर द एज ऑफ 18 ईयर हैं, उनका अदालत देखेगी कि वो कम्पिटेंट हैं एविडेंस देने के, उनकी एविडेंस कम्पिटेंट है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड किए गए हैं, तो फिर उनके तहत होगा। अब अगर एक इसमें 309 और 310 है, 309 और 310 जो कसास के केसेस हैं जिनमें 304 के तहत मुलजिम कन्फेशन करता है या तज़किया शहूद के तहत उसके खिलाफ शहादत आती है, दोनों सूरतों में अगर वो 304 या तज़किया शहूद के तहत शहादत आती है तो वो कसास एंडेट के तहत अगर कन्विक्ट होता है तो उसको वेव और कंपाउंड 309 और 310 कसास के तहत होगा। तो इस तरह 249A 265A के अलावा 345(6) के तहत जो ऑफेंसेज जिनमें अदालत परमिशन देती है उनमें कंपाउंड अदालत की परमिशन से पे हो जा, और बेल स्टेज का जो इफेक्ट है वो ट्रायल पे नहीं होगा, किसी भी सूरत में नया ट्रायल होगा, और अगर रिजाइल कर जाते हैं तो वो उसी तरह उसकी कन्विक्शन भी होगी, केस की एविडेंस भी आएगी और एविडेंस के बाद केस सारा उस पर साबित होगा। दैट्स ऑल।